हेलो डियर फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम एट करमशिला आईएएस। डियर फ्रेंड्स, ये इकोनॉमी का आज सेकंड लेक्चर है। कल हमने इकोनॉमिक्स का जो बेसिक है, सभी कौन कौन से इकोनॉमिक्स में क्षेत्र है, निवेश क्या होता है, उसके बाद अर्थशास्त्र, इकोनॉमी कितने प्रकार की होती है, वो सभी हमने देखा है। और हमने आरबीआई के लिए कहा था कि नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा उसमें हम आरबीआई डिस्कशन करेंगे, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो ये बेसिक्स हैं जो इकोनॉमिक्स में कभी चेंज नहीं होते, ये वैसे ही रहेंगे। एक बार अगर कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा बेसिक्स, उसके बाद कभी भी जो करंट में नहीं हो जाएगी या फिर कोई भी इकोनॉमी का कहीं पर भी आप जाके पढ़ोगे कोई बुक्स, तो आपको अच्छे से इजीली समझ में आ जाएगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड लेक्चर। तो हमने देखा था कि आरबीआई, सबसे पहले एक छोटा सा पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में उसका नाम एसबीआई कर दिया गया था 1955। तो ये अलग से एक छोटा सा पार्ट है, उसको ध्यान में रखना। हमको पता है जब यहाँ पर अंग्रेज शासन कर रहे थे तो कलकत्ता, मद्रास एंड मुंबई, इन तीन जगह इनको प्रेसिडेंसी बोला करते थे अंग्रेजों के समय। इनके लिए एक प्रेसिडेंसी बैंक हुआ करती थी। उन सभी को मिलाकर एक बैंक बनाने की बात की गई थी रॉयल कमीशन के द्वारा, जो हिल्टन यंग उनकी अध्यक्षता में काम किया था इसने। इसी के तहत आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना कर दी गई। आरबीआई की स्थापना पहले की गई थी, इसका मुख्यालय था कलकत्ता में, लेकिन 1937 में अंग्रेजों ने इसको मुंबई ट्रांसफर कर दिया। तो इतना सा याद रखना। आरबीआई के जो पहले गवर्नर थे ऑसबॉर्न स्मिथ थे, और जो इनिशियल राशि थी वो 5 करोड़ इसमें डाली गई थी। 1 जनवरी 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन कर दिया गया किसका, आरबीआई का। ये सभी छोटे छोटे से पॉइंट हैं जो हमको याद रखने हैं। अब आरबीआई का संगठन देखते हैं हम। आरबीआई का जो स्ट्रक्चर रहता है उसमें एक सेंट्रल बोर्ड रहता है, केंद्रीय बोर्ड, और एक लोकल बोर्ड्स रहते हैं। चार जो लोकल बोर्ड हैं वो इंडिया में कहाँ कहाँ है, दिल्ली। तो ऐसा मैप बनाकर आप याद रख सकते हो, मुंबई, कलकत्ता एंड चेन्नई। तो ये 4 बोर्ड हैं, स्थानीय बोर्ड। इनमें 5 सदस्य रहते हैं। उसके बाद 4 सदस्य इसके। अब है केंद्रीय बोर्ड, इसमें एक रहता है गवर्नर, जो 3 साल के लिए चुना जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नर को 4 साल के लिए अपॉइंट करती है, लेकिन उसको 2 साल एक्सटेंड कर सकती है, बढ़ा सकती है, विस्तार दे सकती है। जैसे अगर एग्जांपल ले रघुराम राजन साहब का, तो उनका 3 साल हो गया था, उसके बाद मोदी गवर्नमेंट आई थी, उनको हटा दिया था 3 साल बाद। और काफ़ी आलोचना हुई थी कि इतने अच्छे एक इकोनॉमिस्ट और गवर्नर को आप 3 साल से ज़्यादा विस्तार क्यों नहीं दे रहे हो। तो ऐसा हो सकता है, मैक्सिमम 5 साल के लिए रहता है। उसके बाद 4 रहते हैं डिप्टी गवर्नर, 10 डायरेक्टर्स रहते हैं जो अलग अलग उद्योगों से, कोई सेवा से, कोई एग्रीकल्चर, उद्योग, इन सभी से रहते हैं। 4 रहते हैं स्थानीय बोर्ड के सदस्य ये, और 2 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करती है। केंद्रीय बोर्ड जो रहती है उसकी 1 साल में 6 मीटिंग होना जरूरी है, और 1 तिमाही में मिनिमम 1 मीटिंग होना जरूरी है। 1 तिमाही मीन्स 3 महीने की 1 तिमाही होती है, जो तो पूरी साल रहती है उसमें 4 तिमाही रहती है। मीन्स हर 3 महीने में 1 मीटिंग तो होनी चाहिए, और टोटल साल में कितनी, 6 मीटिंग्स इसकी होनी चाहिए। इतना सा आप याद रखना। अब देखते हैं आरबीआई के कार्य। आरबीआई क्या करती है, कॉमर्शियल जो बैंक रहती है हमारे इंडिया में, कॉमर्शियल बैंक्स, उनका नियमन करती है। मीन्स जो भी व्यवसायिक बैंक हैं उनका नियमन करती है। उसके बाद कागजी मुद्रा, मीन्स जितने भी करेंसी है, नोट, उसको जारी करती है। केवल 1 रुपए का जो सिक्का या नोट जो रहता है वो जारी करता है वित्त मंत्रालय, लेकिन बाकी जो मुद्राएं जारी की जाती है वो किसके द्वारा जारी की जाती है, आरबीआई के द्वारा। बैंकों का बैंकर, मीन्स आरबीआई कॉमर्शियल बैंकों को परामर्श देती है। केंद्र और राज्य सरकार को का भी बैंक है, मीन्स केंद्र और राज्य सरकार को जब कभी पैसा चाहिए तो कौन देता है, आरबीआई। और आप अभी हाल ही में वेजेज एंड मीन्स एडवांस, इसमें चेंज हुआ है। तो इसी के तहत क्या होता है, अब उसको 60% बढ़ाया गया है। वेजेज एंड मीन्स के द्वारा आरबीआई से पैसा कौन लेता है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार। वेजेज एंड मीन्स का एक टॉपिक न्यूज में हो चुका हमारा द हिंदू एनालिसिस में, उसको आप देख सकते हो। आरबीआई उधार भी देती है बैंकों को रेपो रेट पर। अब रेपो रेट क्या होती है हम आगे देखेंगे। रिवर्स रेपो रेट दोनों। रेपो रेट वह ब्याज दर रहती है जिस पर आरबीआई बैंकों को उधार देती है, और रिवर्स रेपो रेट वह दर रहती है जिसमें बैंक्स आरबीआई में अपना पैसा जमा कराती है, और आरबीआई बैंक्स को क्या देती है, ब्याज देना पड़ता है आरबीआई को। यहां पर मौद्रिक नीति की समीक्षा भी कौन करता है, आरबीआई। मौद्रिक नीति हम आगे देखेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होती है।
उसके बाद विकासात्मक कार्य, जैसे आधुनिकीकरण करना हो इंडिया में, मॉडर्नाइजेशन मीन्स नए नए एटीएम लगाना, आरबीआई उसका ध्यान रखती है। उसके बाद बैंकों को लोन देना, फाइनेंशियल इंक्लूजन, नई नई ऐसी कुछ नई प्रावधान लेके आना जिसके तहत फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या होता है, वित्तीय समावेशन मीन्स जो गरीब तबका है, जो गांव में रहता है, जो बैंकिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ ही नहीं है, उनको कैसे बैंकिंग सेक्टर से जोड़ा जाए, वो क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन। और ये यूपीएससी का एक टॉपिक भी है कि वित्तीय समावेशन क्या है। जनधन अकाउंट जो खोले गए थे वो क्या है, वित्तीय समावेशन का एक प्रोग्राम था। वित्तीय समावेशन मीन्स गरीबों को पेंशन, बीमा, उसके बाद जितना भी इंश्योरेंस वगैरह जो भी है, उसके बाद उनके अकाउंट खोलना, जितनी भी सुविधा है ब्याज देने की, ब्याज लेने की, डिपॉजिट करने की, ये सभी सुविधा जो बैंक के द्वारा दी जाती है वो लोगों तक पहुंचाना, इसको क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन। बचत प्रवृत्ति को बढ़ाना, अगर किसी के पास अकाउंट होगा तो वो डिपॉजिट करवाएगा तो उसको बचत की प्रवृत्ति बढ़ेगी। और वित्तीय साक्षरता मीन्स फाइनेंशियल लिटरेसी मीन्स कैसे हम ब्याज मीन्स डिपॉजिट करवाने से क्या फायदा है, लोन लेने से क्या फायदा है, बैंक से लोन लेने में क्या फायदा है, ये सभी लोगों को बताना। ये सभी कार्य किसके हैं, आरबीआई के। साथ ही में विदेशी विनिमय बाजार का नियमन करना मीन्स $1 के बराबर, $1 के बराबर कितने रुपए होंगे हमारे इंडिया के, उसको विनिमय करके उसका नियमन कौन करेगा, आरबीआई। उसके बाद नई बैंकों के खोलने के लिए जो लाइसेंस दिया जाता है वो भी किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा, ना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा डायरेक्टली, आरबीआई ये देती है। अब आरबीआई की अगर अर्थव्यवस्था में हम भूमिका देखें तो एक तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करती है अर्थव्यवस्था में, मीन्स जो महंगाई दर रहती है उसको नियंत्रित कौन करती है, आरबीआई। इकोनॉमिक ग्रोथ रेट उसको भी नियंत्रित कौन करती है, आरबीआई। कैसे इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स जो वित्तीय मीन्स आर्थिक जो वृद्धि दर है वो कैसे बढ़े। राजकोषीय नीति में सहायता करती है मीन्स हमको पता है कि मौद्रिक नीति और एक होती है राजकोषीय नीति। मौद्रिक नीति मीन्स मॉनेटरी पॉलिसी, वो लेके आती है आरबीआई। और फिस्कल पॉलिसी मीन्स राजकोषीय नीति, जिसके तहत गवर्नमेंट जितना भी बजट लेके आती है वो क्या है, राजकोषीय नीति का पार्ट, उसमें भी सहायता कौन करती है, आरबीआई। उसके बाद औद्योगिक उत्पादन में उत्प्रेरक की भूमिका, कैसे औद्योगिक उत्पादन बढ़े, कैसे उद्योगों को ज्यादा से ज्यादा लोन मिले बैंकों से, इसका ध्यान कौन रखती है, आरबीआई। अब देखते हैं मौद्रिक नीति, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई के द्वारा ये जारी की जाती है। आरबीआई क्यों जारी करती है, अर्थव्यवस्था मीन्स इकोनॉमी में मुद्रा प्रवाह का नियंत्रण मीन्स जो मनी फ्लो है उसको कैसे नियंत्रित किया जाए, और इसी को बोलते हैं तरलता समायोजन, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट। मीन्स हमारी इकोनॉमी में जो पैसा है, तरलता है, उसको कैसे एडजस्टमेंट करके रहे ताकि महंगाई भी नहीं बढ़े और साथ में जो हमारी वृद्धि दर है वो भी चालू रहे। तो मनी की सप्लाई उसका नियंत्रण अर्थव्यवस्था में करना ही क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी। और इसका उद्देश्य क्या है, अर्थव्यवस्था में मुद्रा तरलता का नियंत्रण। उसके बाद औद्योगिक उत्पादन भी बढ़ता रहे, क्योंकि जब जितना ज्यादा लिक्विडिटी रहेगी हाथ में उतना ही औद्योगिक उत्पादन ज्यादा होगा, क्योंकि निवेश ज्यादा होगा। कीमत स्थिरता मीन्स इन्फ्लेशन भी नहीं हो, और विनिमय स्थिरता मीन्स हमारे जो पैसा है वो बहुत ज्यादा ना गिरे डॉलर के सामने। इसीलिए इसका जो मेन उद्देश्य है वो है ग्रोथ और इन्फ्लेशन रेट दोनों में समन्वय बना रहे, ना तो ग्रोथ रेट कम हो ना ही इन्फ्लेशन ज्यादा हो। मौद्रिक नीति दो प्रकार की रहती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी 2019 में भी इस पे क्वेश्चन आया था और ये पूछा जाता है। इसमें दो तरह की मौद्रिक नीति होती है, एक को बोलते हैं कठोर, हार्ड, या कॉन्ट्रैक्शनरी मीन्स कॉन्ट्रैक्शन होता है संकुचन मीन्स संकुचित कर लेना। दूसरी होती है सस्ती, चीप या विस्तारित मीन्स एक्सपांशनरी मीन्स। अब देखते हैं इसमें क्या अंतर है दोनों में। कठोर जो है उसमें क्या करती है, आरबीआई अपनी रेपो रेट को बढ़ा देती है। मीन्स रेपो रेट बढ़ाने का मतलब क्या है कि आरबीआई जब कुछ बैंक्स जो रहते हैं हमारे देश में, ऐसा नहीं कि बैंकों के पास बहुत पैसा रहता है, बैंकों के पास कभी कभी पैसे की कमी आ जाती है, वो आरबीआई का दरवाजा जाके खटखटाती है कि हमको पैसों की जरूरत है, आप हमें लोन दो। तो वो आरबीआई क्या करती है, बैंकों को पैसा देती है और साथ में ही कुछ ब्याज दर वसूलती है। तो वो ब्याज दर वसूलती है, उसी को क्या बोलते हैं, रेपो रेट। तो अगर रेपो रेट बढ़ा दिया जाएगा तो बैंक्स क्या होगी, कम पैसा लेगी आरबीआई से। जब कम पैसा लेगी तो लोगों के हाथ में भी पैसा कम जाएगा, क्योंकि जब बैंकों के पास कम पैसा रहेगा तो बैंकें भी कम उधार देंगी। तो इससे तरलता क्या होगी, कम हो जाएगी। मीन्स लोगों के हाथ में पैसा कम हो जाएगा, इकोनॉमी में बहुत कम पैसा आएगा। तरलता कम होने से लोगों के हाथ में जब पैसा नहीं रहेगा तो डिमांड भी कम हो जाएगी वस्तुओं की। क्योंकि आप ही देखना
कि आपको अगर घर खरीदना है और कम ब्याज दर पर अगर बैंक से आपको खूब सारा पैसा मिल जाता है तो आप एक घर खरीदने की जगह 2 घर खरीद लोगे, वाहन खरीद लोगे, तो इससे डिमांड बढ़ेगी। लेकिन जब बैंक पैसा ज़्यादा ले रही है ब्याज दरों पे, या फिर बैंक बोल रही है कि अभी हमारे पास पैसों की कमी है, अभी आप ब्याज नहीं दे सकते, तो तरलता अपने आप कम होगी, डिमांड भी कम हो जाएगी और इससे इन्फ्लेशन भी कम हो जाता है। इन्फ्लेशन कब होता है महंगाई? जब वस्तु कम हो और डिमांड ज़्यादा हो, मीन्स लोगों के हाथ में जब पैसा कम हो। तो इस संकुचित या कठोर जो मौद्रिक नीति रहती है, इसके द्वारा हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं। लेकिन इसका विपरीत प्रभाव क्या होता है? हमको पता है कि जब डिमांड जनरेट होती है तो लोगों के हाथ में जब पैसा ज़्यादा रहता है तो क्या होता है, नया नया उत्पादन ज़्यादा रहता है, तो इससे ग्रोथ रेट बढ़ती है। लेकिन जब अगर तरलता कम हो जाएगी, कठोर हम नीति अपनाएंगे, तो हमारी जो ग्रोथ रेट है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ये आप याद रखना, क्योंकि लिक्विडिटी अगर कम होगी तो लोग निवेश कम करेंगे और हमारा इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगा, कम। सेकंड है एक्सपांशनरी या चीप, विस्तारित या सस्ती मॉनेटरी पॉलिसी। इसमें क्या करता है आरबीआई, अपनी रेपो रेट को कम कर देता है। इससे मार्केट में क्या होगा, लिक्विडिटी बढ़ेगी, क्योंकि बैंक को ज़्यादा पैसा मिलेगा। क्योंकि जब सस्ता अगर ऋण मिल रहा है बैंकों को, तो बैंक लोगों को भी सस्ता देंगे, तो लिक्विडिटी बढ़ेगी। इससे आर्थिक मंदी दूर हो जाएगी, क्योंकि उत्पादन ज़्यादा होगा, लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे। लेकिन इससे हो सकता है इन्फ्लेशन बढ़ जाए। तो इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण ये नेगेटिव इम्पैक्ट भी है, क्योंकि लोगों के हाथ में जब ज़्यादा पैसा रहेगा तो ज़्यादा डिमांड करेंगे चीज़ों की। एक ही गाड़ी के लिए 10 लोग खड़े हो जाएंगे तो गाड़ी की कीमत कंपनियां बढ़ा देगी। तो ये आप याद रखना। अब देखते हैं यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी सस्ती और कठोर, हमने 2 तरीके देखी, सस्ती और कठोर। सस्ती में क्या कर रही थी, यहाँ पर ब्याज दरें कम हो जाएगी सस्ती में, तो तरलता बढ़ेगी और औद्योगिक उत्पादन बढ़ेगा, तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बढ़ेगी। कठोर में क्या हो रहा है, ब्याज दरें आरबीआई बढ़ा रही है, तो बैंक भी अपनी ब्याज दरें बढ़ाएंगी। बैंक्स को लोन महंगा मिलेगा यहाँ पर, तो ग्राहकों को भी महंगा ऋण मिलेगा, तो इससे तरलता कम हो जाएगी और लोगों की क्रय शक्ति कम होगी। जब तरलता कम होगी मीन्स जब लोगों को महंगा ऋण मिलेगा तो लोग लेंगे ही क्यों ऋण, तो लोगों की क्रय शक्ति मीन्स खरीदने की पावर जो है वो कम हो जाएगी, तो मांग भी कम होगी और इससे मुद्रास्फीति अपने आप कम हो जाएगी। तो यहाँ यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मुद्रास्फीति कम करने के लिए कौन सी नीति अपनानी चाहिए, और इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाने के लिए सस्ती, जबकि कठोर किसके लिए, मुद्रास्फीति को कम करने के लिए। अब देखते हैं कि जो आरबीआई है वो बहुत चतुर है। आरबीआई के पास कई उपकरण हैं, मीन्स कई इंस्ट्रूमेंट है जिससे वो मौद्रिक नीति को नियंत्रित करके रखता है। मीन्स जो साख नियंत्रण मीन्स क्रेडिट क्रिएशन, मीन्स मार्केट जो मनी फ्लो है उसको कैसे रोक के रखती है। इसके लिए 2 उसके पास इंस्ट्रूमेंट है, एक है क्वांटिटेटिव मात्रात्मक, एक है चयनात्मक मीन्स सेलेक्टिव। मात्रा में डायरेक्टली वो क्या है, मनी के फ्लो है, जो उसकी मात्रा है मनी की उसको कंट्रोल करता है, जबकि चयनात्मक में वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल करता है किसके, मनी के फ्लो को। यहां पर हम पढ़ेंगे एलएएफ, जिसमें लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, इसमें रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, वीआरआर वेरिएबल रिजर्व रेशियो, इसमें हम पढ़ेंगे सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो और एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, बैंक रेट, एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एंड ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये सभी हम किस में पढ़ेंगे, मात्रात्मक। और डायरेक्टली यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा 2-3 बार कि मौद्रिक नीति के जो ये इंस्ट्रूमेंट है वो कौन कौन से हैं। चयनात्मक में हम पढ़ेंगे मार्जिन, सीमा निर्धारण, नैतिक दबाव एंड साख राशनिंग। तो ये क्या होता है, आगे सभी अच्छे से आएंगे। मात्रात्मक उपकरण में क्या होता है कि आरबीआई प्रत्यक्ष रूप से इकोनॉमी में मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित करती है। मीन्स यहां पर ग्रोथ रेट, जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है और इन्फ्लेशन रेट है, उन डायरेक्टली क्या करती है, उसको सामंजस्य बिठाने का काम करती है आरबीआई। मीन्स कैसे कंट्रोल हो। अब हम इसमें फर्स्ट देखते हैं एलएएफ, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, मीन्स तरलता समायोजन। तरलता समायोजन फैसिलिटी मीन्स आप कह सकते हो कि सुविधा, तो तरलता समायोजन सुविधा, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। तो इसमें क्या करती है आरबीआई, इकोनॉमी में अल्पकालिक तरलता समायोजन करती है, मीन्स कम टाइम के लिए, मीन्स यहां पर 14 डेज के लिए मनी के फ्लो को कंट्रोल करती है कौन, आरबीआई। और इसमें 2 उपकरण काम आते हैं, एक आता है रेपो रेट, दूसरा रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट में क्या होती है, ये 1 से 14 दिन के लिए रहता है। इसमें क्या करती है आरबीआई, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को, मीन्स जो शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स हैं उनको उधार देती है जिस ब्याज दर पर, उसी को क्या बोलते हैं हम, रेपो रेट।
और इसमें क्या होगा, अब ये यहाँ पर आरबीआई आरआरबी रीजनल रूरल बैंक, ये भी अनुसूचित बैंक का पार्ट है। हम देखेंगे कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में कौन कौन से आते हैं आगे। जब रिजर्व जो रेपो रेट है अगर बढ़ जाती है तो तरलता क्या हो जाती है, कम। हम पीछे भी पढ़े थे। लेकिन जो कोऑपरेटिव बैंक है वो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक में नहीं आती, याद रखना। मीन्स जो सहकारी बैंक्स है वो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक में इंक्लूड नहीं है। आरआरबी किस में शामिल है, शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक। उसके बाद जितना भी हमारा पब्लिक सेक्टर बैंक है, हमारी जितनी भी प्राइवेट बैंक है, उसके बाद जितनी भी फॉरेन बैंक है, वो सभी शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स में आती है। मीन्स अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, यहां पर थोड़ा सा याद रखना क्या, कि जो बैंक रहते हैं उनको दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक है शेड्यूल, एक है नॉन शेड्यूल। मीन्स एक है अनुसूचित, दूसरी नॉन अनुसूचित, मीन्स अनुसूचित। शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक, यहां पर शेड्यूल को अगेन दो बांटों में बांटा गया, शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक और यहां पर जो है कोऑपरेटिव बैंक। याद रखना दो। शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक में कौन कौन आते हैं, प्राइवेट बैंक, जितने भी फॉरेनर बैंक रहते हैं, और पब्लिक सेक्टर बैंक। मीन्स जो हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक है वो जो। अब यहां पर याद रखना, शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक अलग हो गया, शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंक एक अलग रहता है। मीन्स शेड्यूल में क्या है कि आरबीआई का एक्ट जो 1934 है उसमें रजिस्टर्ड किए हुए हैं ये। लेकिन जो नॉन शेड्यूल है उन्होंने आरबीआई का जो एक्ट है आरबीआई 1934 उसमें रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है, ऐसी बैंक है। यहां पर भी कुछ कोऑपरेटिव बैंक भी है, यहां पर लोकल एरिया बैंक भी है, ये आप याद रखना। कॉमर्शियल बैंक जो ये कोऑपरेटिव बैंक है ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और एक होते हैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। तो कोऑपरेटिव बैंक कभी भी शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक नहीं होते हैं। यहां पर जो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक हैं उनमें हमने देखा प्राइवेट, फॉरेन और पब्लिक सेक्टर बैंक, साथ ही में आरआरबी रूरल रीजनल बैंक भी शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक में शामिल है। तो जब भी मैं नाम लूं शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक तो समझ जाना आप यहां से। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, इसमें अल्पकालिक अवधि के लिए यहां पर बैंक्स क्या करती है, जब उनके पास पैसा ज्यादा आ जाता तो आरबीआई के पास जमा करा देती हैं। जब आरबीआई के पास जमा करा देती तो आरबीआई को कुछ ब्याज दर देनी पड़ती है बैंक्स को। तो यहां पर ये क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट। और इसमें क्या करती है आरबीआई, मुद्रा बाजार से अतिरिक्त तरलता का अवशोषण कर लेती है। मींस जो बैंक्स के पास अतिरिक्त तरलता है, ताकि बैंक्स ज्यादा लोन ना बांटे, उसको अवशोषित कर लेती है कौन, बैंक्स। अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दे आरबीआई तो तरलता क्या हो जाएगी, कम। मींस बैंक्स क्या करेगी, अगर रिवर्स रेपो रेट को आरबीआई बढ़ाती है तो बैंक्स क्या करेगी, ज्यादा से ज्यादा पैसा आरबीआई के पास जमा कराएगी, क्योंकि ज्यादा फायदा है उनको, ज्यादा लोन ज्यादा ब्याज दरें मिल रही है बैंकों को, और लोगों को पैसा कम देगी, तो इससे क्या होगी, तरलता कम हो जाएगी। तो ये याद रखना कि रिवर्स रेपो रेट को कम करने से तरलता बढ़ती है, जबकि रिवर्स रेपो रेट को बढ़ने से तरलता कम होती है। और हाल ही में गवर्नमेंट ने क्या किया, तरलता बढ़ाने के लिए रिवर्स रेपो रेट को कम किया है, साथ ही में रेपो रेट को भी क्या किया है, कम किया है। सेकंड है वेरिएबल रिजर्व रेशियो। यहां पर ये क्या है, आरबीआई का एक्ट 1934 के तहत सभी शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक, अगेन फिर आ गया शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक, जिसमें कौन कौन आएंगे, प्राइवेट बैंक, फॉरेन बैंक और हमारे जितने भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं और आरआरबी, ये चार जो है वो किस में है, शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक। इनकी कुछ राशि रिजर्व के रूप में रखेंगे, ऐसा कहा गया था। अब ये वेरिएबल मींस परिवर्तनीय कोष अनुपात, इसमें दो आते हैं, एक है सीआरआर। सीआरआर क्या होता है, केस रिजर्व रेशियो। जब ये कम हो जाता है तो क्या होगा, लिक्विडिटी बढ़ती है। मींस सीआरआर होता क्या है, आरबीआई के एक्ट 1934 के तहत शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक एनडीटीएल का कुछ भाग, एनडीटीएल क्या होता है, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी। ये यूपीएससी में डायरेक्टली पूछा गया था कि समाचारों में एनडीटीएल सुनाई देता है, ये किससे संबंधित है, बैंकिंग उद्योग, ट्रांसपोर्ट उद्योग, तो किससे हो जाएगा, बैंकिंग। तो एनडीटीएल क्या होता है, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी। जब भी हम पैसा जमा कराते हैं बैंक में तो दो तरह के पैसा जमा कराते हैं हम, एक होता है डिमांड टाइप का पैसा, एक होता है टर्म पैसा। टर्म लाइबिलिटी क्या होती है, टर्म मीन्स लंबे टाइम के लिए, जिसमें हम फिक्स डिपॉजिट करते हैं, जबकि डिमांड डिपॉजिट में क्या करते हैं हम, करंट अकाउंट रहता है या सेविंग अकाउंट। मीन्स यहां पर अगर आप आज पैसा जमा कराए हो तो आप कल ही जाकर बैंक से पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपने फिक्स डिपॉजिट करवा दिया 1 साल के लिए तो वहां पर 1 साल होने के बाद ही आपको पैसा मिलेगा।
तो ये जो टोटल पैसा डेली आ रहा है बैंक के पास, चाहे वो एफडी के रूप में आ रहा हो, चाहे वो सेविंग डिपॉजिट या फिर वो करंट अकाउंट में आ रहा हो, इन सभी अकाउंट में जो टोटल पैसा आ रहा है डेली का, उसका लगभग कुछ परसेंट आरबीआई के पास आप रखोगे। मीन्स बैंक के पास आज मान लो 10,000 करोड़ रुपए, तो उस 10,000 करोड़ रुपए का 1% आरबीआई के पास आप नगद के रूप में रखोगे। मीन्स कैश, पैसे के रूप में जाएगा, ना कि और किसी रूप में। तो आरबीआई के पास अभी जो प्रेजेंट में है 3% पैसा रखा जाता है। मीन्स अगर बैंक के पास 100 रुपए आ रहे हैं डेली, तो 3 रुपए वो जाकर शाम को किसके पास, आरबीआई के पास जमा कराएगा। आरबीआई ऐसे पैसा पर किसी भी टाइप का ब्याज नहीं देती है, और अगर इसको परसेंट को बढ़ा देते हैं, मीन्स आरबीआई के पास ज्यादा पैसा जमा कराने का पड़ेगा, तो इससे बैंक को क्या नुकसान होगा, बैंक की जो क्रेडिट साख सर्जन है, साख सर्जन का मतलब क्या होता है, क्रेडिट क्रिएशन का मतलब क्या होता है, बैंक जो लोन बांटती है वही क्या है, साख सर्जन। मीन्स क्रेडिट मतलब उसकी जो साख है, क्रेडिट है, वो बढ़ रहा है, मीन्स ज्यादा लोन बांट रहा है, तो वही लोन बांटना ही तो क्या है बैंकों के लिए, उनका क्या है, धंधा है, उनका क्या है, वो पैसा कमाने का जरिया है। तो इसको नियंत्रित करती है कौन, आरबीआई। जब सीआरआर बढ़ा देंगे तो लिक्विडिटी क्या हो जाएगी, सीआरआर में कमी होगी तो लिक्विडिटी बढ़ेगी। जब सीआरआर को बढ़ा देंगे तो लिक्विडिटी बैंकों के पास कम हो जाएगी, तो लोगों के पास भी कम होगी। तो याद रखना, एसएलआर ये क्या है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो यहां पर सांविधिक तरलता अनुपात, ये क्या है, अगर इसमें कमी करते हैं तो भी क्या होती है, लिक्विडिटी बढ़ती है। मींस यहां पर क्या होता है, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक, केवल और केवल शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक एनडीटीएल का कुछ भाग, कुछ परसेंट स्वयं के पास सुरक्षित रखेंगे। ये लगभग अभी 18% है। और यहां पर किस रूप में रखेंगे, ये हो सकता है कैश, हो सकता है गोल्ड, हो सकता है और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती है, गवर्नमेंट जब भी लोन लेती है बैंक से या फिर मार्केट से, तो कुछ सिक्योरिटीज जारी करती है। तो सिक्योरिटी एक तरह का कागज रहता है जिसमें यह लिखा रहता है कि मैं 100 रुपये आपको ले रहा हूं, बाद में ब्याज सहित आपको लौटाऊंगा, तो उस पर लिखा हुआ रहता है पूरा। तो यही होती है सिक्योरिटी। जैसे हम सिक्योरिटी के कागजात जमा कराते हैं बैंक में लोन लेते समय, वैसे बैंक भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रूप में अपने कागज देती है बैंकों को, तो उसके तहत वो लोन लेती है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रूप में भी जमा करके रख सकते हैं। यहां पर तरलता के अनुपात, तरलता को नियंत्रण किया जाता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी की मांग आपूर्ति को यहां पर प्रभावित किया जाता है, किसके द्वारा, एसएलआर के द्वारा। और ऐसा कहा जाता है कि एसएलआर जो है वो गवर्नमेंट एसएलआर के द्वारा इनडायरेक्टली रूप से लोन ले रही है, क्योंकि गवर्नमेंट का जितना ज़्यादा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बैंकों को जितना ज़्यादा रखना पड़ेगा, उतनी ज़्यादा वो डिमांड करेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की, तो और पैसा रखेंगे आरबीआई के पास, तो उससे क्या है, आरबीआई को इनडायरेक्टली लोन मिलता रहेगा। यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि एसएलआर के द्वारा गवर्नमेंट इनडायरेक्टली रूप से लोन लेती है, किससे, बैंकों से। अब देखते हैं एनडीटीएल ये क्या है। अभी हमने देखा था एनडीटीएल का कुछ परसेंट। तो यहां पर बैंक हमेशा जब भी जमा कराती है, बैंक के पास जब हम पैसा जमा कराने जाते हैं, तो एक होता है डिमांड लाइबिलिटी। मीन्स लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, बैंक की देयताएं, मीन्स बैंक को हमको पैसा देना पड़ेगा। एक होती है लोन एसेट, जब बैंक लोन बांटती है तो वो भी उसका क्या है, पैसा है। मीन्स बैंक के पास दो चीजें हैं, एक उसकी लाइबिलिटी मीन्स देयताएं जो बैंक को देना पड़ेगा, एक है उसके पास एसेट, उसकी संपत्ति। जो लोन बांटती है बैंक वो उसकी संपत्ति है, जबकि जो डिपॉजिट लेती है वो उसकी क्या है, लाइबिलिटी। 2019 का क्वेश्चन है यूपीएससी का बैंक का, कि बैंक की लाइबिलिटी कौन सी है, डिपॉजिट। सीधा सा ABCD में से, ये भी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। आप पेपर्स देखते रहो पिछले साल का। अब देखो बैंक की जो डिमांड है वो दो प्रकार की होती है। जब हम पैसा जमा कराते हैं तो डिमांड हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक है डिमांड डिपॉजिट, एक होता है टाइम डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट में दो प्रकार के आते हैं, सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट। टाइम जो डिपॉजिट रहता है इसमें हम फिक्स डिपॉजिट करते हैं। जो एनडीटीएल है उसमें क्या, ग्रोस डिपॉजिट एंड टाइम लाइबिलिटी माइनस इंटरबैंक लाइबिलिटीज। मीन्स जो बैंक आपस में भी पैसे लेती हैं डेली, कभी कभी एसबीआई को मान लो पैसे कमी पड़ गई, कोई दूसरे बैंक को कमी पड़ गई, तो डेली आपस में भी लेन देन करते हैं, तो उसको माइनस कर दो, बाकी जो पड़ा बचा है पैसा वो है क्या, एनडीटीएल। ये एनडीटीएल का कुछ पैसा एसएलआर और सीआरआर के रूप में बैंकों को रखना पड़ता है। अब एक है सिक्योरिटी।
ये कभी कभी आता है, इसको गिरवी रखने के रूप में काम करते हैं। कोई भी दस्तावेज या कोई ऐसे वस्तु जो बाजार से फंड उगाही करने में यूज किया जाता है, इसको क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ये सिक्योरिटी होती है। गवर्नमेंट द्वारा जारी सिक्योरिटी को हम क्या करते हैं? जीसैक। तो सिक्योरिटी हमारे हाथ में भी रहती है, जैसे जमीन के कागजात रहते हैं, वो भी सिक्योरिटी के रूप में। केवल सिक्योरिटी है क्या? जिसको गिरवी रखकर हमको लोन मिल जाए। गवर्नमेंट सिक्योरिटी बचत प्रवृत्ति को बढ़ाती है। जब हम गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक बार खरीद लेते हैं तो हमारा पैसा गवर्नमेंट के पास चला जाता है और हमको लोन भी मिलता है, और एक सुरक्षित निवेश का विकल्प है। क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटी, अगर एक गवर्नमेंट अगर ब्याज लोन ले रही है हमारे से और हमको गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे रही है, तो बाद में जरूर बैंक वापस ब्याज सहित हमारा पैसा लौटाएगी, क्योंकि वो गवर्नमेंट है, खाके नहीं जाएगी, विजय माल्या नहीं है। प्रतिभूति प्रकार। अब प्रतिभूति दो प्रकार की होती है, डेब्ट सिक्योरिटी एंड शेयर सिक्योरिटी। ऐसी सिक्योरिटी जब पैसा लेने का बारी आएगा किसी का भी, जब गवर्नमेंट को पैसा लेना रहेगा, तो वो क्या बांटती है? डेब्ट सिक्योरिटी, मींस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रूप में। मींस वो क्या करती है कि डेब्ट सिक्योरिटी में ऋण के रूप में पैसा ले रही है और आपको ब्याज देगी। शेयर सिक्योरिटी में क्या होता है? जब किसी को भी पैसा लेना रहता है तो वो आपको अपनी कंपनी में भागीदारी देगा। जैसे आपको अगर उसको 10,000 करोड़ लेना है तो आपको 10,000 करोड़ वो ले लेगी कंपनी, साथ में आपको कंपनी में भागीदारी भी देगी। ये दूसरा टाइप का है शेयर सिक्योरिटी, मीन्स आपको उसके शेयर भी मिलेंगे। अब मॉनेटरी पॉलिसी जो है, क्रेडिट कंट्रोल की नीति भी है। मीन्स क्रेडिट कंट्रोल क्या है कि हमारे जो जितने भी लोन बांटे जाते हैं वो क्या है? क्रेडिट क्रिएशन या क्रेडिट मीन्स लोन। दूसरा नाम जब भी आप देखोगे क्रेडिट, इकोनॉमी में क्रेडिट की कमी है, क्रेडिट बांटने के लिए, तो ये क्या है? लोन। तो मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई ये बैंक्स के क्रेडिट क्रिएशन की एफिशिएंसी को कंट्रोल करता है कि कितना लोन बांटेंगे। साख सृजन किसका? कॉमर्शियल बैंक का, उसको भी कंट्रोल करता है। और साख नियंत्रण आरबीआई करती है, ये याद रखना। तो याद रखना कि साख सृजन का काम किसका है? क्रेडिट क्रिएशन कौन करता है? कॉमर्शियल बैंक, लोन देकर। जबकि इसको नियंत्रण कौन करता है? आरबीआई। किसके द्वारा? मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा। तो याद रखना ये क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है, क्रेडिट कंट्रोल क्या होता है। क्रेडिट कंट्रोल का मतलब जो लोन है उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है ओपन मार्केट ऑपरेशन। अभी हमने देखा था आरबीआई क्या करता है, ओपन मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का क्रय विक्रय जो करता है उसी को बोलते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ओपन मार्केट ऑपरेशन। यूपीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन था कि ओपन मार्केट ऑपरेशन से आप क्या समझते हो? खुला बाजार ऑपरेशन से आप क्या समझते हो? सीधा था गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का लेन देन, और तीन ऑप्शन और थे, सीधा ABCD, बस खत्म। आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदती और बेचती है मार्केट में और तरलता को नियंत्रित करती है। अब अगर आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदेगी तो तरलता क्या होगी? बढ़ेगी। सोचिए, किसी टाइम गवर्नमेंट को पैसा चाहिए था, गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज निकाली और आपको कागज का कुछ पेज थमा दिया और उस पर लिखी होती कि आने वाले टाइम में आपको 100 रुपये के साथ इतना ब्याज दर मिल जाएगा, अभी आप 100 रुपये दे दो। आपने क्या किया? 100 रुपये दे दिया बैंक को। बैंक के थ्रू किसको? आरबीआई के थ्रू किसको? गवर्नमेंट को मिल गया वो पैसा। बाद में क्या हुआ कि जब गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि मार्केट में तरलता कम हो गई है, आपके हाथ में मीन्स पैसा किसके पास चला गया था? आरबीआई के पास। अब इस पैसे को वापस आपको हाथ में लौटाना है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? आरबीआई के थ्रू वापस अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदना स्टार्ट करेगी। जब खरीदेगी तो आपके पास चांस रहेगा कि वापस आप अपना जो पैसा है वो वापस ले लो ब्याज सहित। तो आपके हाथ में जब पैसा आएगा तो तरलता बढ़ जाएगी किसमें? इकोनॉमी में। तो याद रखना, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जब खरीदी जाती है तो तरलता बढ़ती है, और जब आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचती है तो आप पैसा लगाओगे वहां पर, तो आपके हाथ में मार्केट में तरलता कम हो जाएगी। आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को जब खरीदती है तो क्या होगा? बैंक्स तरलता बढ़ेगी, साख सर्जन भी बढ़ेगा। अब जब प्रतिभूति खरीद रहे हैं तो बैंक्स के थ्रू तो काम होता था, तो बैंक्स के हाथ में क्या हो गई? बैंक्स के पास भी तरलता बढ़ जाएगी। जब सरकारी प्रतिभूति को बेचना रहेगा तो क्या होगा? बैंक्स पैसा लगा देंगे किसमें? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, तो इनकी तरलता कम हो जाएगी, साख सर्जन क्षमता भी क्या हो जाएगी? कम। ये याद रखना। अगेन है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऐसी ब्याज दर जो आरबीआई बैंकों से वसूलती है, कॉमर्शियल शेड्यूल बैंक,
जो रेपो रेट था वो क्या था, 1 से 14 दिन के लिए। यहां पर एक अलग से केवल और केवल ओवरनाइट मींस एक नाइट के लिए जब बैंकों को पैसा चाहिए उधार के लिए आरबीआई से, वो भी कितना, एनडीटीएल का केवल 1% उधार देती है। और अल्पकालिक उधार के लिए तरलता समस्या जो रहती है बैंकों की उसको दूर करती है इसके द्वारा। लेकिन अगर जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है अगर इसको बढ़ा दे आरबीआई तो बैंक्स कम पैसा लेंगी तो तरलता अपने आप कम हो जाएगी। मीन्स कम पैसा लगी तो बैंकों के पास क्या होगा, तरलता कम होगी। अगेन है एक है बैंक रेट। आरबीआई द्वारा बैंक द्वारा लिए जाने वाली दीर्घकालिक ऋण पर ब्याज की गणना। एक है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, केवल एक रात के लिए पैसा दे रही है, रेपो रेट में 1 से 14 दिन के लिए पैसा दे रही है। और यहां पर दीर्घकाल के लिए 21 दिन हो सकता है, 60 दिन हो सकता है, 90 दिन हो सकता है, 3 महीने हो सकती है। तो यहां पर जो पैसा दे रही है यहां पर भी ऋण लेगी आरबीआई। तो अगर सोचो बैंक रेट को अगर बढ़ा देगी आरबीआई तो बैंक्स कम पैसा लेगी तो क्या होगा, बैंक्स का साख सर्जन मीन्स साख सर्जन क्या है, लोन बांटने की क्षमता वो भी कम होगी क्योंकि उनके पास पैसा कम रहेगा। तो ये याद रखना बैंक रेट। आगे हम देखते हैं चयनात्मक उपकरण, सेलेक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स। तरलता उपयोग आरबीआई नियंत्रण। इसमें क्या है, तरलता, इसका उपयोग आरबीआई तरलता नियंत्रण के लिए करती है मीन्स लिक्विडिटी। इसमें क्या, सीमा मार्जिन सीमा निर्धारण मीन्स ऋण के आकार में परिवर्तन करके, मार्जिन ज्यादा होगा तो जोखिम कम मीन्स सीधा से याद रखना है, इसमें ज्यादा ध्यान नहीं रखना है। इसमें क्या होता है, मार्जिन सीमा निर्धारण। इसमें आरबीआई ये कहती है कि अगर मान लो आपने 1 हेक्टेयर जमीन का कागज रखा तो आपको 10 लाख रुपए मिल रहे हैं। अगर आरबीआई ये कर दे कि आप 1 हेक्टेयर जमीन का कागज रखोगे तो आपको केवल 5 लाख ही मिलेंगे, या फिर 1 हेक्टेयर का जमीन का कागज रखोगे तो आपको 15 लाख मिलेंगे, तो ये जो 1 हेक्टेयर की जमीन से ज्यादा पैसा भी मिल सकता है, कम पैसा भी, इसका निर्धारण जब करते हैं तो इसको बोलते हैं मार्जिनल सीमा निर्धारण। एक है नैतिक दबाव। जब आरबीआई अपनी रेपो रेट को कम करती है, इंटरेस्ट रेट को कम करती है, तो मॉनेटरी पॉलिसी के अनुसार जब बैंकों के ऊपर ये दबाव है कि हम भी हमारी जो इंटरेस्ट रेट है वो कम करें, तो इसको बोलते हैं चयनात्मक दबाव। मीन्स ये फिक्स है कि जब रेपो रेट बढ़ती है तो आरबीआई अपने इंटरेस्ट रेट, जो बैंक्स है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है, लेकिन रेपो रेट कम करने के बाद, जनरली रेपो रेट के कम करने के बाद अपनी इंटरेस्ट रेट कम नहीं कर रही है बैंक की, ये बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन नैतिक दबाव तो होता है। साख राशनिंग में क्या करते हैं, आप पहले से ही आरबीआई फिक्स कर देती है कि आप किस क्षेत्र को कितना पैसा दोगे। जैसे हमारे इंडिया में प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है, इस पर यूपीएससी एक बार क्वेश्चन पूछ चुकी है कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में कहाँ पैसा दिया जाता है। जैसे नवीकरण ऊर्जा, गरीबों को पैसा, उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी, हाउसिंग के लिए, मकान बनाने के लिए, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, इन बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके लिए जब पैसा दिया जाता है तो वो पैसा है 40% जो हमारा लोन है बैंकों का वो उसी क्षेत्रों में जाना चाहिए। तो इसी को बोलते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। तो आप फिक्स कर दिया कि आप जितना ऋण दोगे वो पर्टिकुलर एक सेक्टर में जाएगा। तो ये भी क्या है, तरलता को किसी पर्टिकुलर एक क्षेत्र में मोड़ना, ये क्या हो गया, चयनात्मक उपकरण। अमेरिकन फेडरल बैंक, इसमें 2 चीजें आती है, एक होती है क्वांटिटिव ईजिंग, एक होती है क्वांटिटिव टेपरिंग। इसकी 2 टर्मिनोलॉजी याद रखना। क्वांटिटिव ईजिंग का मतलब क्या होता है, मुद्रा की मात्रा को बढ़ाना, और क्वांटिटिव टेपरिंग का मतलब क्या होता है, मुद्रा की मात्रा को कैसे कम करें इकोनॉमी में। ये अमेरिकन फेडरल बैंक जो हमारे जो आरबीआई है उसकी जैसे ही काम करती है, तो ये याद रखना। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, कल हम बात करेंगे अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के ऊपर कि इसमें 6 सदस्य होते हैं, 3 आरबीआई से, 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है 4 साल के लिए। और इसमें कौन कौन होते हैं, 3 आरबीआई के, एक गवर्नर, एक डिप्टी गवर्नर, एक सेंट्रल बोर्ड के द्वारा नामित सदस्य। सेंट्रल बोर्ड हम पहले ही पढ़ चुके हैं, गवर्नर के पास क्या पावर है, गवर्नमेंट कितने दिन के लिए नियंत्रित करती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का क्या काम है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मॉनेटरी पॉलिसी जो रिव्यू है उसको देखती है। हमने पहले ही देख लिया कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, उसके 2 टाइप्स देखे, कौन कौन सी है, सस्ती और कठोर, उसके बाद उसके कौन कौन से उपकरण हैं, ये सभी पर यूपीएससी में बहुत बार क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये सब बेसिक सम आइडिया फ्रेंड्स। आगे कल हम पढ़ेंगे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, कंटिन्यू रखेंगे लेक्चर नंबर 3। तो माय डियर फ्रेंड्स, thank you very much for today's lecture.